नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। गौ माता जीवन दाता। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गौ माता सिर्फ जीवन दाता ही नहीं है, अर्थदाता भी है और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान भी देती है। हम स्वागत करेंगे आचार्य गौदास जी का अपने स्टूडियो में, जो कि गौ माता से संबंधित बहुत सारे प्रोडक्ट आप हमारे सामने देख सकते हैं कि ये गौ माता के गोबर से बने हुए प्रोडक्ट हैं और इसको वो लाइफ स्टाइल और जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। उन्होंने एक मुहिम चला रखी है पूरे भारत में और ये प्रोडक्ट अति उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं जो कि पूरे देश में पसंद किए जा रहे हैं। हम आचार्य गौदास जी से का बहुत बहुत स्वागत करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस तरह के प्रोडक्ट बनाने की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली और वो किस तरह की चीज़ें बना रहे हैं। सबसे पहले मैं उदय इंडिया जैसा नाम वैसा काम अनेकों वर्षों से दीपक रथ जी के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा देश और विदेशों में भारतीय संस्कृति को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बधाई देता हूं। जैसा आपने पूछा उसका उत्तर भी आपने पहले दे दिया कि गाय माता जीवन दाता, परंतु हमारे यहां गाय जीवन दाता कैसे है इस पर शोध नहीं हुआ। केवल गाय को दूध से जोड़कर देखा जाया। जो गाय को दूध से जोड़कर देखा गया और जब गाय ने दूध देना बंद किया तो गाय को कसाई को स्लॉटर हाउस के लिए बेचा और जैसे कसाई उसको लेकर गया तो गौ रक्षकों ने सूचना मिलने पर उस गाय को बचाने के लिए संघर्ष किया और उसमें या तो गौ भक्त या कसाई दोनों स्थिति में कोई मारा जाता है और उसके बाद देश में भारत के अंदर दुष्ट लोग इसका लाभ उठाकर दंगे करवाते हैं और उसके बाद एक प्रक्रिया भारत के कोर्ट के अंदर न्यायालय में और एक लड़ाई शुरू हो जाती है। मेरे मन में 2001 और 2 में ये इस तरह के विचार आते थे कि वेद में गो में वस्ते लक्ष्मी ये 3 शब्द कहे गए। अगर गाय के गोबर में लक्ष्मी कहा गया है और हम लोग केवल दूध घी तक सीमित रहे और भारत में दूध घी की नदियों की चर्चा भी सुनते रहे, 4, 5, 6 में ये विचार कुछ संतों के साथ और कुछ विश्व हिंदू परिषद के महत्वपूर्ण लोगों के साथ चर्चा करने पर एक निष्कर्ष निकला कि गाय के गोबर में लक्ष्मी तो है नहीं और गोबर तो व्यर्थ पड़ा है और गोबर को कोई पसंद भी नहीं करता। गोबर तो केवल गरीबी की निशानी है। आज भी गांव देहातों में हम जाएं तो भारत के हम गरीब लोगों के घरों पर यदि आप 4 दीवारी देखेंगे तो हमारी माताएं बहनें चौमासा जिसे बोलते हैं वर्ष में लगभग 3 से 4 बार गोबर, मिट्टी, चूना, गेरू मिलाकर बाहर की बाउंड्री वॉल मजबूती से बनाती। दूसरा, हमारी माताएं बहनें प्रत्येक मास 10 दिन में या हमारे यहां 2 तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, पूर्णिमा और अमावस। तो ऐसे एक मास में 2 या 3 बार वो अपना फर्श चौकिया उसी गोबर के लेप से करती। तीसरा, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे घर में गैस तो है नहीं, पैसा तो है नहीं, तो हम हारा, जिसको अधिकांश लोग अंगीठी समझते होंगे, तो उस चूल्हे पे हम उससे गोबर से बनाते और घर का खाना पीना रसोई का सब काम उपले, कंडे, थप्पे बोलते हैं भारत में अलग अलग स्थानों पर, तो उस गोबर के उपलों से ईंधन का प्रयोग करते और उसके बाद जो गोबर
बच जाता है उसको हम खेतों में खाद के नाम पे डाल देते। इस प्रकार ये 5 प्रकार की विधाओं के अलावा 20 वर्ष पहले जब मेरे मन में ये विचार आया और आज भी मैं देखता हूं देश में इन 5 के अलावा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स, हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिकांश ये 5 चीजों का प्रयोग करते हैं। तब मन में विचार आया कि गो में वसते लक्ष्मी वेद भगवान कहते हैं तो कोई कारण होगा। तो गरीबी की निशानी से जब ऊपर उठे, हमने देखा कि हम जैसे अमीर होते हैं तो भट्टे की बनी पक्की ईंटें लगाकर हम अपने मकान बना लेते हैं, और अमीर होते हैं तो गैस का चूल्हा लगा लेते हैं, और अमीर होते हैं तो मार्बल के फर्श बना लेते हैं। तो गोबर तो खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब गोबर महत्वपूर्ण नहीं हुआ, गरीबी और अमीरी का अंतर था। तब हमारे गौ वैज्ञानिकों के द्वारा जो शोध हुए, जो रिसर्च हुए, एक हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत मोरोपंत पिंगले जी, उन्होंने नागपुर से लगभग 60 किलोमीटर आगे वर्धा की ओर जाएंगे तो एक स्थान है देवलापार, वहां उन्होंने गो में वसते लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रयोग शुरू किए थे। और उसी कालखंड में मुझे एक और प्रेरणा देने वाले दुनिया के सबसे बड़े संगठन के उस समय वो संघ चालक थे, और उन्होंने जिस कार्यकर्ता को इस काम के लिए प्रेरित कर लगाया, माननीय ओम प्रकाश जी, मुझे उन दोनों के साथ कुछ वर्ष काम करने का मौका मिला, और उनकी प्रेरणा से ये शोध करने पर मैंने अपना जीवन का लक्ष्य रखा कि 1 लाइफ 1 मिशन। तो इस जीवन में केवल और केवल गाय के गोबर पर ही काम करना। तो दिल्ली आईआईटी, हिसार अनुसंधान केंद्र, भामा एटॉमिक सेंटर, कानपुर आईआईटी, इस प्रकार के लगभग भारत के 17 बड़े अनुसंधान केंद्रों के साथ मिलकर हमने कुछ प्रयोग किए, और वहां से यह प्रेरणा जगी, और उसका परिणाम ये गौ उत्पाद के रूप में आज देश और विदेशों में प्रचलन में आ गया। तो आचार्य जी, हमें अपने उत्पादों के बारे में बताएं कि गोबर से कितने तरह के उत्पाद आप तैयार करते हैं और क्या क्या प्रयोग होता है उसका। बहुत बढ़िया आपने कहा। सबसे पहला, हमारे भारत में चाहे हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस हो, चाहे हमारा कोठी बंगला फार्म हाउस, हमने देखा होगा कि हम अपने ड्राइंग रूम में कॉर्नर्स में सेंटर टेबल्स पर फ्लावर पॉट, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी आपने देखा होगा, उसके अंदर फूल लगाकर सजाते हैं। तो हमारे गौ वैज्ञानिकों के मन में यह चर्चा चली कि गौ में वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी को कैसे गोबर से प्राप्त किया जाए। तो आप देखेंगे ये मेरे हाथ में ये गोबर का एक फ्लावर पॉट है, ये गमला, ये देखिए आप। अब ये गमला जो फ्लावर पॉट, इसके कई एंगल हैं। आज भी सैकड़ों वर्षों से देश और दुनिया के देशों में जो एनवायरनमेंट मंत्रालय हैं, उसके अंतर्गत जो बड़ी बड़ी नर्सरियां चलती हैं, हम लोग जब अपने गली मोहल्लों में निकलते होंगे तो देखते होंगे कि नर्सरी वाले छोटे छोटे पौधे प्लास्टिक की थैलियों में लगाते हैं। तो हमने गाय के गोबर से, यदि जो मैंने आपको दिखाया कि ये जो गोबर का बना हुआ फ्लावर पॉट है, इसमें अगर हम सुंदर से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तो ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, कलर गोबर के ऊपर किया गया। ये यदि आप अपने ड्राइंग रूम, बेडरूम या होटल के सेंटर टेबल पे रखेंगे तो ये जीवित गाय का गोबर का एक फ्लावर पॉट है, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये किस प्रकार ये पौधा लहरा रहा है। ये बहुत खूबसूरत फ्लावर पॉट है और इस पर अच्छी बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है। लेकिन इसमें एक प्रश्न ये आता है कि आपने जैसा कि बताया कि ये रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करता है और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनसे निकलने वाले विकिरण को भी अवशोषित करता है, उसके बारे में दर्शकों को बताएं।
ये देखिए, आपने जैसे एक तो ये ड्राइंग देखी, जो बच्चे 5वीं 7वीं 8वीं में स्कूल छोड़ देते हैं उनको हम कलर पेंटिंग का कोर्स करवाते हैं जिससे उनको रोजगार मिले। और उनको ये गोबर का जो मैंने ये ओरिजिनल गमला दिखाया, ये गमला हम उन बच्चों को, गरीबों को देते हैं। आप देखते होंगे ग्रामीण अंचल और सेवा बस्ती की हमारी बहनें, उनका शोषण होता है, आजकल उनको काम नहीं मिलता, तो हम उनको ये काम देते हैं कि ग्रामीण अंचल के लोग इस तरह के फ्लावर पॉट बनाएंगे। सेवा बस्ती और जो आपने देखा होगा शहरों में फ्लाईओवर के नीचे जो गरीब लोग रहते हैं उनको ये पेंटिंग की हम कला सिखाते हैं। बहुत खूबसूरत। और जो आपने कहा भारतीय देसी नस्ल की गाय, इसके गोबर में जो ब्राजील, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के ऐसे 8 कंट्रियां दूध की जो सबसे बड़े सप्लायर हैं, उनके साथ हमारा 2003, 4, 5 में शोध हुआ जिस पर नासा की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि भारतीय देसी नस्ल की गाय के गोबर में 16 प्रकार के तत्व हैं। 16 एलिमेंट्स इस प्रकार के हैं जो इन्वायरमेंट को तत्व खराब करते हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की शक्ति केवल और केवल भारतीय देसी नस्ल के गाय के गोबर में है। तो जब आप ये गोबर का फ्लावर पॉट कहीं रखेंगे तो वहां जो रेडिएशन निकलते हैं, जो नकारात्मक एनर्जी डेवलप होती है, तो ये गाय का गोबर उसको अपनी तरफ खींच लेता है। आचार्य जी, तो फिर सिर्फ फ्लावर पॉट ही क्यों, और ही बहुत सारे उत्पाद हैं, जैसे पेंटिंग्स हैं, आपने हमारे सामने शिवलिंग रखा हुआ है, ये गोबर की चौकी है, ये सभी उत्पाद भी तो विकिरण को अपने अंदर अवशोषित करते होंगे ना। तो इनका प्रचार होना चाहिए मेरे ख्याल से आधुनिक ऑफिसों में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है जी। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या करते हैं आप? आपने बहुत ठीक बात कही कि इसका प्रचार प्रसार में अभी बहुत बड़ा अभियान नहीं चला। पिछले 15 वर्षों की हमारी इस यात्रा में अभी जो देश की बड़ी संस्थाएं और जो महत्वपूर्ण लोग जो गाय के लिए चिंतित हैं, केवल अभी हमने इन 15 वर्षों में उन तक ये विषय पहुंचाने का प्रयास किया और उसमें हमें सफलता भी मिली कि आज गाय के गोबर से हर वर्ग के लिए, चाहे वो कोठी हो, बंगला हो, मकान हो, झुग्गी हो, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे वो कोई बड़ा रेस्टोरेंट हो, हर क्षेत्र के लिए हमने 400 प्रकार के प्रोडक्ट, 400 प्रकार के गो उत्पाद बनाए। अब जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये शिवलिंग है, ये गोबर से बना हुआ है, ये देखिए आप। अब ये गोबर से बना हुआ शिवलिंग भारत में बहुत बड़ी संख्या जो धर्म कर्म पर ध्यान देती है, तो उनके यहां हमने कि आप अपने मंदिर में या ड्राइंग रूम में भी सजाने के लिए ये गोबर से बना हुआ शिवलिंग स्थापित करिए और इससे आपके यहां नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकलेगी और आपका धार्मिक कर्मकांड भी होगा। हम तो दर्शकों को दिखा दें कि ये शिवलिंग बेहद हल्का है और एक गोबर से बना हुआ है। अद्वैत ब्रह्म का प्रतीक स्वरूप जलहरी में स्थित शिवलिंग है ये, और ये ना सिर्फ आपको आध्यात्मिक संतुष्टि देगा बल्कि आपके पर्यावरण को, आपके स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखेगा। आचार्य जी, आपने कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट रखे हुए हैं जो कि अगरबत्ती से जैसे लग रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं आप हमें। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, आपके मुंह से एक शब्द निकला अगरबत्ती। सत्य सनातन गौ संस्कृति में अगरबत्ती शास्त्रों में निषेध है, परंतु पिछले 50 वर्षों का इतिहास उठाएं तो भारत में 90% लोग सनातन गौ संस्कृति को मानने वाले अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री अगरबत्ती का प्रयोग कर रहे हैं। अनजाने में वो गलत परंपरा पे चल पड़े। हमारे देश की यह परंपरा कभी नहीं रही। हमारे देश में
धूप बत्ती, धूप निवेद्य करने का शास्त्रों में वर्णन भरा हुआ है। कभी गौ कथा का मौका आपका स्टूडियो देगा तो गौ कथा के माध्यम से हम वो आपको बताएंगे। तो हमारे गौ विज्ञानकों में चर्चा हुई कि हमें किसी चीज को रोकना नहीं। एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने एक दिशा दी अपने संगठन को, डॉक्टर हेडगेवार। उन्होंने कहा कि अपना कोई भी कार्य करना है वो निर्विरोध होना चाहिए। हमें अपने काम को विरोधाभास में स्पर्धा से नहीं करना, हमें एक पॉजिटिव सकारात्मक लंबी सोच लेकर कार्य करना है। तो हमने उनसे प्रेरणा लेकर अपने गौ शोध में गाय के गोबर से ये समरानी कप, छोटे छोटे कप्स नुमा फ्लावर पॉट कह सकते हैं, वो बनाए। और हमारे यहां एक परंपरा शास्त्रों की जो लुप्त हो रही थी उसको ध्यान में रखकर हमने हमारे यहां जो नवग्रह वाटिकाएं आज देश में बननी बंद हो गई, उन नवग्रह वाटिकाओं को हिंदुस्तान के आज 150 शहरों में हमने प्रारंभ कराया। और वो नवग्रह वाटिका की, नवग्रह वाटिका का मतलब 9 ग्रहों से संबंधित पेड़ हैं, वृक्ष हैं। उन वृक्षों की जो झड़न होती है, वो झड़न और गूगल, लोबान, अगर तगर, इस प्रकार की लगभग 15 औषधियों का मिश्रण बनाकर इस कप के अंदर हमने डाला और यह समरानी कप बना। और उदय इंडिया ने संकल्प लिया, उन्होंने कहा आचार्य जी आप हमें बताइए, हम इसको देश विदेशों तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। और उन्होंने एक, आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं, वैदिक जो हमारे वेदों से संबंधित शब्द है, तो इसके अंतर्गत ये जो हम प्रतिदिन अपने हाथ धोते हैं, शरीर को साफ करते हैं, उसके अंतर्गत आप देखेंगे ये वैदिक साबुन अलग अलग फ्लेवर में जड़ी बूटियों का मिश्रण कर ये तैयार किया है। तो हमने अपने पूजा पाठ के धर्म कर्म में ये विधि को जोड़ा है। और इसी में हम चाहते हैं कि हमारे मंदिरों में जो हम मूर्तियां स्थापित करते हैं, या मेरे हाथ में देखेंगे ये श्री लक्ष्मी जी हैं और ये श्री गणेश जी हैं जी। शास्त्रों में मिट्टी, प्लास्टिक, चांदी, सोना, हीरे, मोती, किसी भी मेटल का मूर्ति का गणेश जी के लिए चर्चा नहीं है, पर शास्त्रों में भरा पड़ा है गोबरी गणेश, गोबर गणेश की पूजा। और जो भारत में हमारी गौ संस्कृति में हम लोग मिट्टी के, चांदी के, पीतल, तांबे, कांसे के दीपक प्रज्वलित करने लग गए और गलत शब्द का भी प्रचलन हो गया कि जोत जलाओ। हमारे यहां जलाने का काम नहीं है, हमारे यहां दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसका एक महत्व है, केवल शब्द का महत्व नहीं है। और शास्त्रों में कहा गया गोबरी पर दीप प्रज्वलित करें। तो ये हमारे गौ अनुसंधानकर्ताओं ने, ये देखिए आप, गोबर का दीपक भी बनाया। और हमारे जो बिलोना पद्धति है, जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज विधि से घी निकाला जाता है, उस घी से यदि आप ये दीपक प्रज्वलित करते हैं तो 22 कंट्रियों के टॉप वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह पाया है कि 10 ग्राम यानी कि 1 तोला घी प्रज्वलित करने से 1 टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये हमारे यहां धार्मिक विधि में भी। हाँ, तो दर्शकों को बता दें कि ये साम्रानी कप जो है, आचार्य जी ने बड़ी आपत्ति की अगरबत्ती शब्द पे, वो इसलिए की क्योंकि अगरबत्ती में बांस का प्रयोग होता है। सत्य का, बांस को कभी जलाना नहीं चाहिए क्योंकि उससे वातावरण प्रदूषित होता है और कुछ वंश वृद्धि में भी समस्या आती है। आचार्य जी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपके प्रयासों की बहुत तारीफ की है और हम चाहेंगे कि आपने इस राखी के बारे में बताया जो आपने प्रधानमंत्री को भेजी थी, जरा इसके बारे में कुछ बताएं आप हमें। आपने बहुत अच्छा कहा। लोकसभा, राज्यसभा और अनेकों लगभग 32 चैनलों पर चर्चा का विषय बना। प्रधानमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल होता है, तो योजनाबद्ध मिनिस्ट्री ने 5 स्थानों पर उनको लेकर जाना था, परंतु प्रधानमंत्री जी की अचानक नज़र जिस स्टॉल पर मैं खड़ा था वहाँ पड़ी, तो प्रधानमंत्री जी प्रोटोकॉल को तोड़कर एकदम उनके कदम मेरी ओर बढ़े और मेरे सामने उन्होंने ऊपर की ओर मेरे इशारा किया, तो वहाँ महात्मा बुद्ध गोबर से बने हुए रखे हुए थे। तो मेरे पास दुभाषीय लड़कियाँ थीं वहाँ, क्योंकि बाहर के विदेशों से लोग मेरे पास चर्चा करने आए थे। तो मैंने उस लड़की को आग्रह किया, उन्होंने वो मूर्ति उतारी। प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में उसको पकड़कर महात्मा बुद्ध को देखा और मेरे से प्रश्न किया कि इसमें क्या मिलाया है। तो मैंने जोर से बोल दिया, प्रधानमंत्री जी हम मिलावटखोर नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी ने मेरे को ऐसे निहारा, तो मैंने उनको प्रार्थना की, प्रधानमंत्री जी हम गाय के गोबर में मिलाते नहीं। हमारे देश में सदियों से जो गायों को ऋतुओं के अनुसार खिलाना चाहिए वो आज पूरे भारत में कहीं खिलाया नहीं जाता। हमारे शोध में इजराइल के कुछ वैज्ञानिकों के साथ मैंने काम किया और उसमें मुझे पता लगा कि गायों को कौन सी ऋतुओं में क्या खिलाना। जैसा अभी मैंने आपको कुछ चीजें दिखाई, वो फायर प्रूफ है, शिवलिंग है, जल्दी से आग ना पकड़ ले। तो वो कौन से महीनों में गोबर उस क्वालिटी का बनेगा और क्या खिलाना जिससे शिवलिंग बने। अब आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी को और देश के लगभग 70 मंत्रियों को मैंने ये राखी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये गोबर से बनी हुई है। ये गोबर से बना हुआ रक्षा सूत्र, इसको हम सेफ्टी बैंड के नाम से विदेशों में भेजते हैं, क्योंकि बाहर के देशों में तो रक्षाबंधन का महत्व नहीं है। तो जो ईसाई या मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, रियाद कंट्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा, युगांडा सुना होगा, इंडोनेशिया सुना होगा, ऐसी लगभग 18 कंट्रियों ने लोगों ने मेरे से संपर्क किया था। उनको ये सेफ्टी बैंड दिया, तो हमने बताया ये सेफ्टी बैंड कैसे है। यदि ये हमारे हाथ में बंधा होगा या हमारे गले में भी लटका होगा, तो ये गोबर एंटी रेडिएशंस का काम करता है। तो हमने इसकी राखियां बनाई, क्योंकि भारत में रक्षा बंधन का बड़ा महत्व है। तो जब प्रधानमंत्री जी के यहाँ ये राखी पहुंची और मंत्री जी के यहाँ भी पहुंची, तो भारत के होम मिनिस्टर, कई मंत्रियों ने मुझे पत्र भेजे, उन्होंने शुभकामना दिया, ये स्वाभाविक है। परंतु दूरदृष्टि रखने वाले भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो मुझे पत्र भेजा, तो उन्होंने 8 लाइन अलग से लिखी कि वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल का जो विषय है, और आपके द्वारा वो अब लोकल फॉर वोकल नहीं, वो लोकल फॉर ग्लोबल हो गया है। क्योंकि उनको कहीं से जानकारी मिली कि 32 कंट्रियों में ये मेरे द्वारा ये राखियां भेजी गई, और उन्होंने उसमें फिर हमें एक आग्रह किया। मैं उसे आग्रह नहीं मानता, उसे प्रेरणा मानता हूं। अमित शाह जी ने अपने मन की बात ना लिखकर प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा लिखी कि प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की ओर लाल किले की प्राचीर से जो उद्बोधन किया कि भारत के लोग चाइना से बने उत्पादों की बजाय, विदेशों से बने उत्पादों की बजाय अपने आसपास की रहने वाली गरीब बहनों के द्वारा बनने वाले उत्पादों को खरीदेंगे, तो आपके घर की दीपावली, आपके घर के रक्षाबंधन, आपके घर के कामधेनु नवरात्रे, आपके घर में तो खुशियां लाएंगे। यदि आप उन गरीबों से ये चीजें खरीदेंगे, लोकल फॉर वोकल तो होगा, उनके घरों में भी एक नया प्रकाश होगा,
एक रोशनी आएगी। ये प्रधानमंत्री जी के वाक्य मुझे बड़ी प्रशंसा हुई जब अमित भाई शाह ने लिखित में वो पत्र मुझे भेजा। तो ये राखी उसका प्रारूप है। आचार्य जी, वैसे तो आपके प्रोडक्ट 400 हैं, प्रोडक्ट हैं, सब एक एक करके चर्चा संभव हो नहीं सकती, लेकिन एक जो विशिष्ट वस्तु दिख रही है वो है ये गोबर की ईंट। ये भवन निर्माण के कार्य में आती है और अच्छा इसके अंदर है। अच्छा, तो अच्छा, ये गोबर की बनी हुई ईंट है, आपने दर्शकों को दिखाएं। ये भवन निर्माण के कार्य में आती है, लेकिन एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न ये है कि ईंट को बड़ा मजबूत होना चाहिए भवन को मजबूत बनाने के लिए, तो क्या ये ईंट कंक्रीट की या मिट्टी की ईंट जितनी मजबूत है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा। मैं उदय इंडिया के दर्शकों को ये विशेष जानकारी दे रहा हूं कि ये जो आप मेरे हाथ में गोक्रीट, जिसको हम लोग प्रचलन भाषा में संबोधित करते हैं ईंट, हम सब जानते होंगे कि जब हम अपने घरों से गांव देहातों की ओर निकलते हैं तो जहां ईंट बनती है उसको ईंट का भट्टा बोलते हैं। और अगर आप भट्टे के अंदर नहीं गए होंगे तो स्वाभाविक आपको इतनी समझ हम सबको है कि ईंट मिट्टी को एक विधि से तैयार कर एक सांचे में ढालकर ईंट का एक प्रकार बना तैयार किया जाता है, और इस ईंट को जब भट्टे में डालते हैं तो वैज्ञानिक शोध ये कहते हैं 60 से 80 वर्ष आयु का पेड़ काटकर उसमें जलाया जाता है या धरती को चीरकर कोयला निकालकर उस भट्टे में डाला जाता है। दर्शकों, आज किसी भी चीज को हम सुनते हैं तो वो सुनने के लिए ना सुने, आप हमारी एक एक बात को ध्यान से सुने, इसलिए नहीं कि सुनने के लिए। आज आप अपने मोबाइल खोलिए और गूगल पे सर्च कीजिए। भारत में हर राज्य में 7वीं और 8वीं में पढ़ाया जाता है ईंट को पकाने के लिए सैकड़ों डिग्री का टेम्परेचर देना पड़ता है। और आपको सबको मालूम होगा कोयला कितने दिन में बनता है? आपको ध्यान है अगर मैं आपसे पूछूं? 10 दिन, 20 दिन, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल? कोयले के निर्माण में कई लाख वर्ष लग जाते हैं जब वो फॉसिल तैयार। ये विश्व के आप 70 देशों के लोगों से बात करने के बाद पहले व्यक्ति मिले जिन्होंने लाखों वर्ष कहे। वैज्ञानिक भी मुझे जब चर्चा में वो 50-100 वर्ष बोलते हैं। सत्य आपने बोला कि लाखों वर्षानुवर्ष कोयला धरती के नीचे प्रोसेस के बाद तैयार होता है। तो आप सोचिए, जब आप धरती को चीरते हैं और लाखों वर्ष पुरानी विरासत को निकालकर जलाते हैं तो उससे जो ईंट निर्माण होगी तो वो मृत ईंट कहलाएगी। और जो आज हम ये मकान भवनों में रहते हैं तो ये मृत घर हुए कि नहीं हुए? जब 200 डिग्री पे वो ईंट पकेगी, पर्यावरण कितना नष्ट होगा। वो 80 साल की आयु का पेड़, वो लाखों वर्ष की कोयले की प्रक्रिया। तो हमारे गौ वैज्ञानिकों ने अपने शोध में इन सब बातों को ध्यान में रखकर आज भी हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप अपने गूगल पे सर्च करें या जो लोग विदेश जाकर के चेक करना चाहें तो 400 वर्ष पुराने मकान आज भी युगांडा के अंदर हमने अपने शोध में पाए। और अभी खैर कुछ वर्ष पहले दिल्ली के पास हरियाणा लगता है, हरियाणा में एक जिला हिसार है, हिसार में 1700 वर्ष पुराने मकान गोबर के निकल आए, जबकि वो गोबर की ईंटों के नहीं है। ये लाखों वर्ष के इतिहास में गोबर की ईंट का वर्णन कहीं नहीं सुना होगा, गोबर का लेप सुना होगा, परंतु हमने उसको और मजबूती देने के लिए जब 400 वर्ष के आज मकान गोबर के निकल रहे हैं, युगांडा में आज भी प्रचलन में है, वहां होटल्स हैं, तो आप मुझे बताइए जो मृत घर है इनकी आयु तो 100 वर्ष तक की मानी गई है, उसको बाद फिर बनाया जाता है। तो हमारे शोध में
हमने गाय के गोबर में, अभी इस पर हमने पुस्तक भी लिखी, राजस्थान सरकार के साथ हमने कुछ शोध किया था। तो उसमें जब मेरा वर्णन हो रहा था तो वहाँ वैज्ञानिकों के मुंह से एक शब्द निकला, वो बोले गौदास जी ये तो सांस लेती ईंट हो गई। तो मैंने अपनी किताब की टैगलाइन उसका नाम ही रखा, कामधेनु रतनमाला किताब सीरीज है, पर ईंट की जो ब्रिक है ये इसका नाम हमने रखा सांस लेती दीवारें। आप कभी इसके ऊपर वैज्ञानिक गोष्ठी रखेंगे या कभी शो रखेंगे उदय इंडिया, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि गाय के जो 16 एलिमेंट्स जो नासा ने भी माना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मैंने पहले बताया कि 17 कंट्रियों के शोध हुए जो भारतीय देसी नस्ल की गाय के गोबर की बात हम कर रहे हैं। कभी आप भैंस के या जर्सी या फ्रीजियन, इटालियन, नॉर्वेन, अमेरिकन गाय की बात नहीं मैं कर रहा, क्योंकि भारतीय देसी नस्ल की गाय की पीठ पे आपने देखा होगा एक थंप होता है, उभरा हुआ कुंभ होता है। दूसरा, हमारी भारतीय देसी नस्ल की गाय का जो गला होता है, यहां एक झालर नुमा आपने देखा होगा। तीसरा, जो हमें दिखता नहीं है पर नासा ने जो काम करा, जब आप अगली बार रखेंगे तो मैं उसकी आपको वीडियो शूट भी दूंगा, तो आप देखेंगे गाय की पेट की जो आंत है वो 180 फीट लंबी है। और प्राणियों के शरीर के लिए सबसे बड़ा उसके शरीर को ठीक रखने का यंत्र परमात्मा ने बनाया है, तो पेट की आंत बनाई है। 80% बीमारियों का कारण आंत का सिस्टम बिगड़ना और ठीक होने का कारण आंत का ठीक होना होता है। तो गाय को जब हम खिलाते हैं, और आप कभी ये प्रयोग कीजिएगा, मैं इटालियन, नॉर्वेन, HF गायों का विरोधी नहीं हूं। जैसा मैंने बताया कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो एक दिशा दी कि निर्विरोध, तो हम किसी के विरोधी नहीं सभी। परंतु एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा उदय इंडिया के दर्शकों को कि जिस प्रकार मेरी मां मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखती है और मुझे जन्म देती है, वो मेरी मां होती है। परंतु मेरी चाची, मेरी ताई, मेरी भूआ, मेरी मौसी, ऐसे अनेकों रिश्ते नाते, वो मेरी मां तो नहीं होती पर मां जैसी होती है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने पंच तत्व की रचना की। पंच तत्व आज बिगड़ रहा है, पूरी दुनिया थर्रा रही है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर। तो हमने परमात्मा के उस रहस्य को समझा, और हमारे गौ विज्ञानिकों ने और हमारे सुदर्शन जी हमें 15 वर्ष पहले आग्रह करते थे कि भारत में एक व्यक्ति की मृत्यु पर जब उसको हम संस्कार के लिए लेके जाते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि 2.25 पेड़ उस दाह संस्कार में प्रयोग हो जाते। तो आप देखिए, उसी क्रम में हमने अपने सुदर्शन जी की प्रेरणा से, या मेरे हाथ में देख रहे हैं गो कास्ट, यानी कि गाय के गोबर की लक्कड़, जो व्यर्थ समझा जाने वाला गोबर गौशालाओं के लिए समस्या बना हुआ है कि गोबर के ढेर लगे हुए हैं, गोबर का क्या करें। तो सुदर्शन जी के उस आग्रह पर यह शोध किया, और हमने 2008 और 9 में इस गाय के गोबर से प्रज्वलित होने वाली अग्नि तेज हो, जो इजराइल के माध्यम से हमने ज्ञान प्राप्त किया था, उसका प्रयोग किया, गायों को विशेष औषधियां खिलाई। तो ये जो गोबर से बनी ईंट है आपको दिखाई, और जो ये अब आप मेरे हाथ में गोबर से बनी लकड़ी देख रहे हैं, तो सुदर्शन जी का आग्रह था कि भारत में जो पेड़ों से दाह संस्कार होते हैं उसमें 25, 30, 40% गाय के गोबर का उपयोग हो। तो हमारे गौ विज्ञानिकों ने ये गोबरनुमा स्टिक तैयार की। जी, यानी कि वृक्षों को बचाने के लिए आपने गाय के गोबर से लकड़ियां तैयार की, जिससे दाह संस्कार होगा। अच्छा, अब समय चूंकि बहुत हो गया है, तो एक आखिरी प्रश्न, भविष्य को लिए क्या योजनाएं हैं आपकी? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। भविष्य को लेकर
हम भारत के जो अमृत वर्ष, अमृत काल 75वां ये वर्ष चल रहा है, आने वाले जो 25 वर्ष की हम योजना लेकर चल रहे हैं कि भारत में कोठी, बंगले, फार्म हाउस, होटल, रेस्टोरेंट, ऑफिस, तो आने वाले 25 वर्षों में हम ऐसी स्थिति निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रारंभ भी हो चुका है, कि भारत के अंदर हमारे घर 25% गाय की ये क्रीट, गाय के गोबर से बनी ईंटों के मकानों में, पूरा मकान ना बनाएं, 25% प्रयोग करें। परंतु जो लोग हमारी देखरेख में और हमारी योजना से बनाएंगे तो हम इसको 2 मंजिल 4 मंजिल भी बनाकर देंगे और उसकी गारंटी के साथ देंगे। ना ये ईंट पानी में गलेगी, ना ये ईंट आग पकड़ेगी, ना ये ईंट वजन होने से दबेगी। ये इसके अंदर वैज्ञानिक पूरा इसका सर्टिफिकेट भारत के 3 अलग अलग साइंटिस्टों से इस पर रिसर्च चल रहा है। बहुत जल्दी वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आ जाएगा। आपके अगले किसी कार्यक्रम में हम उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे भी चर्चा करेंगे। तीसरा, भारत ने पूरी दुनिया को आज से 10 साल पहले भारत के अंदर बड़े बड़े लोग भाषण और अपनी चर्चाओं में कहते थे कि भारत ये था, भारत वो था, भारत ऐसा था, भारत वैसा था, परंतु कभी कोई पूछ लेता था कि आज तो तुम क्या हो। तो भारत के पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं था, परंतु 2014 के बाद भारत आज ये कहता है कि हम ये थे या वो थे नहीं, आज हम ये हैं। और उसका एक प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री जी ने 192 देशों में योगा को महत्व को समझाकर दुनिया में स्थापित करा। और हम सब जानते हैं कि योगा डे पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है और दुनिया का सबसे पहला योग का जो सिंबल है वो गोबर से बना, उसका फ्रेम भी गोबर से बना और वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए ये हमने बनाया है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम मार्च में भेंट करेंगे और उदय इंडिया के चैनल के माध्यम से ये पहली बार रहस्य खोला गया कि ये गोबर का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सब भारतीय देसी नस्ल की गाय के गोबर से विशेष औषधियों से बना हुआ योग का सिंबल है, ये चिन्ह है। और आप देखिए फ्रेम पर हमारी सेवा बस्ती की बहनों ने ये किस प्रकार सुंदर डिजाइन किया है। और ये देखिए गोबर का ये पूरा फ्रेम आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। तो ये मुझे बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि ये भविष्य की हमारी योजना है कि 2025 दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, उसको जब सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके 100 वर्ष होंगे, तो ये भी हमारी एक योजना है कि हम 100 देशों में योगा डे पर 1925 में ये योग का सिंबल गोबर से बना हुआ ये वहां के राजदूतों को, वहां के एम्बेसडर को हम भेंट करेंगे। ये हमारी भविष्य की एक योजना है। तो आप दर्शकों को बता दें कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों से दुनिया के 192 देशों में ये मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इसे मान्यता मिली है। और ये पेंटिंग जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, गोबर की बनी पेंटिंग, ये गौदास जी पीएम को भेंट देने वाले हैं उस खास अवसर के लिए। अपने दर्शकों की तरफ से गौदास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इतने बड़े रहस्य का खुलासा उदय इंडिया के सामने किया और गौ माता से संबंधित अर्थ जगत के नए सोपान खोले और एक नई दृष्टि प्रदान की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरी ओर से उदय इंडिया की पूरी टीम को और उदय इंडिया के लाखों करोड़ों दर्शकों को जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीनदयाल, हे गौ माता। इस कोरोना काल में उदय इंडिया की इस कार्यक्रम के माध्यम से गौ माता ऐसी कृपा करे
कि पूरे विश्व में जो कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, गौ माता जो सृष्टि की संरक्षक है, मैं उस संरक्षक के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वो सबको रोजगार युक्त करे, सबको स्वस्थ करे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं और गौ माता के चरणों में विनती। धन्यवाद।